अस्सलाम वालेकुम। वन शॉट लेक्चर के अंदर आपका फिर से स्वागत है। सो वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 5 लिक्विड्स। ओके, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, पहला पार्ट आ जाता है केएमटी ऑफ लिक्विड्स। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड्स। इसके कुछ अहम पॉइंट्स हैं। ठीक है, सो पहला नंबर पॉइंट है कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं आपस में, इनके बिटवीन इतनी ज़्यादा स्पेसेस नहीं होती। ठीक है, अनलाइक इन गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बिटवीन बहुत सारी क्या होती है, स्पेसेस होती हैं, जगह खाली होती है, दूर दूर होते हैं, लेकिन लिक्विड मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। पॉइंट नंबर 2, लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट मोशन बट देयर मूवमेंट इज़ रेस्ट्रिक्टेड। भाई लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मोशन में होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। लिक्विड, दिस इज़ एन लिक्विड, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं मूव कर रहे होंगे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, लेकिन इनकी जो मोशन होती है ना, मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होती है। मोशन में तो होते हैं भाई, फ्लो हो रहे होते हैं, अगर कोई ठहरे हुए होते हैं भाई, आगे पीछे घूम रहे होते हैं, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन होती है, एक हद तक जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं यहाँ तक। क्यों इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं? ज़्यादा दूर जाएगा मॉलिक्यूल, पीछे वाला क्या करेगा, खींच लेगा इसको, लेकिन मूव करते हैं भाई साहब, लेकिन मूव करते हैं। ये यहाँ तक गया मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल है, ये यहाँ तक इस तरह पहुँच गया, लेकिन ये वाला मॉलिक्यूल फिर से वापस खींच लेगा इसको। मोशन होती है, मोशन होती है, बट क्या होती है, रेस्ट्रिक्टेड होती है। नंबर 3 पॉइंट केएमटी का, लिक्विड का, देयर आर वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस। भाई लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बिटवीन में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, बट वीक होती हैं, होती है वीक। वीक किसके? सबसे ज़्यादा फोर्सेस किस में होती है? सॉलिड्स के अंदर होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसमें ज़्यादा होती हैं किस में? गैसेस से ज़्यादा होती हैं, लेकिन किससे कम होती है? सॉलिड से वीक होती हैं फोर्सेस, बट होती हैं वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस IMT देन सॉलिड्स। ओके, बट प्रेजेंट होती हैं। चौथा पॉइंट, द कलीजन्स अमंग लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर मोर फ्रीक्वेंट। भाई लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत तेज़ी से कोलाइड करते हैं, मतलब तेज़ी, फ्रीक्वेंट यानी पर सेकंड में बहुत ज़्यादा, यानी 1 सेकंड के अंदर बहुत 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 कोलिशन होता है इनका। फ्रीक्वेंट क्या है? मतलब इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं आपस में कोलाइड होते हैं अच्छे खासे, बहुत बहुत ज़्यादा कोलाइड होता है। क्यों? क्योंकि मोशन के अंदर होते हैं, करीब करीब होते हैं, करीब करीब होते हैं, तो टकराने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है इनकी। ठीक है, तो ये हमारे एजम्पशन थे। ठीक है, ये हमारे क्या थे? एजम्पशन थे। लेकिन बाद में एक ब्राउनियन मोशन थी, एक बंदा था जिसने ब्राउनियन मोशन को बताया। भाई ब्राउनियन मोशन क्या हुई? प्रूव हो गई, वाकई में जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं इस तरीके से मूव करते हैं, इनका ऐसा कंडीशन होता है। ब्राउनियन मोशन ने बताया सॉलिड्स को और इसको। ठीक है, सो 4th पॉइंट क्या लिखे? collisions occur frequently। 5वां पॉइंट हमारी बुक के हिसाब से, लिक्विड्स क्या होते हैं? लिक्विड्स को हीट करने पे, जैसे हमें पता है भाई, हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन लिक्विड्स के अंदर इतना कोई आपको ज़ाहिर नहीं होगा, इतना कोई इजीली वो एक्सपेंड नहीं करती है ना लिक्विड्स। आप टेम्परेचर बढ़ाओ उसका और लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ जाए, नहीं 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 नहीं, वो इतना कोई ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, अब आपके पास एग्जाम्पल में आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि सर दूध, मिल्क को उबालते हैं तो वो ऊपर उठता है, ऊपर उठता है। ठीक है,
पानी को जब आप बॉयल करते हैं तो हमने हीट दे दी तो पानी ऊपर ऊपर तक आ जाता है। तो बेटा आपने गलत पढ़ा है। मिल्क के केस के अंदर ना वो दूध नहीं होता, वो उसके ऊपर एक सच ए काइंड ऑफ दूसरा कंपाउंड होता है जो आप हीट करते हैं ना वो ऊपर आ जाता है ना, भाप बन के जो है ना ऊपर उठने लगता है, वीकर गैस टाइप होता है, वो गैस निकलना होती है, वो ऊपर 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 उड़ती जाती है एंड फूंक मारते हैं वो वापस से नीचे चली जाती है, वो गैस टाइप बंडल जमा होके एक ऊपर जाके पहुंचता है। वो मिल्क नहीं होता, वो कोई और चीज़ होती है। ओके, एंड वाटर के अंदर आप अगर अब कभी देखोगे वैसे तो नहीं ऊपर उठता, वाटर के अंदर अगर आपको ऊपर नज़र आए तो वाटर का वॉल्यूम नहीं बढ़ता, वाटर वेपर्स होते हैं। वाटर वेपर क्या होते हैं, वो ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, जब आप बॉयल करते हैं ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, वो पानी नहीं होता। आप फूंक मार दो वो साइड हो जाएंगे, पानी का वॉल्यूम वही रहेगा। ठीक है, इतना कोई अप्रिशिएबल चेंज नहीं शो होता है हाईली थोड़ा मामूली सा। ठीक है, आप टेम्परेचर बढ़ाएं आपको सीधा सीधा इफेक्ट नज़र आ जाए, नहीं, आप ठंडा करें कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। डोंट शो एपरी ऑब्जर्वेबल इंक्रीज इन वॉल्यूम। अगर आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्केल पे काम करें इतना कोई ऑब्जर्वेबल नहीं शो करेंगे, बट दिस शुड बी अप्रिशिएबल। आई डोंट नो क्या स्पेलिंग है इसकी, वॉट एवर। ओके, ये 5 पॉइंट थे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के। इसके बाद टॉपिक आ जाता है सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ओके, पहली प्रॉपर्टी आ जाती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यानी डिफ्यूज़ होना, घुलना, घुल मिलना, सिंपली घुल मिलना कहते हैं हम इसको। जब आप दो चीज़ें आपस में रखो तो वो आपस में डिफ्यूज़ होती हैं, लिक्विड्स हो गई, गैसेस हो गई। आप जब रूम के अंदर स्प्रे करते हो तो स्प्रे पूरे रूम के अंदर फैल जाता है, दिस इज़ डिफ्यूजन। आपने एक कंटेनर लिया पानी का, इसके अंदर पानी है, गिलास का पानी है, आपने इंक के कतरे डाल दिए इसके अंदर, इंक के कतरे डाल दिए, तो हम कहते हैं भाई इंक पानी के अंदर फैल रही है। हम सिंपली ये कहते हैं। तो इसके नतीजे एक चीज़ पेश आएगी कि आप कहते हैं ना अपनी ज़बान के अंदर कि इंक ना पानी के अंदर फैल रही है, हकीकत में ये कहना गलत है। इंक पानी के अंदर फैल रही है, आपने जो इंक डाली है इसके अंदर पानी फैल रहा है, यानी इंक के अंदर पानी डिफ्यूज़ हो रहा है और पानी के अंदर इंक डिफ्यूज़ हो रही है, दोनों एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, इंक के अंदर पानी के मालिक्यूल्स घुस रहे होते हैं, पानी के मालिक्यूल्स के बिटवीन इंक के मालिक्यूल्स घुस रहे होते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से डिफ्यूजन होती है, एक चीज़ डिफ्यूज़ नहीं करती, दोनों आपस में डिफ्यूजन करती हैं। ठीक है, दिस वाज दी डिफ्यूजन। एक प्रॉपर्टी और होती है हमारे पास, उसको कहते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन यानी चीज़ें दबा देना। आप प्रेशर डालो, आप लिक्विड्स के ऊपर प्रेशर डालो तो उसका वॉल्यूम कम होता है। ठीक है, हम बेसिकली क्या करते हैं, गैस लेते हैं, ऊपर पिस्टन लगा दिया, पिस्टन के ऊपर प्रेशर नीचे की तरफ लगाएंगे, वो दब जाती है। लिक्विड्स के अंदर भी ऐसा काम होता है, लेकिन इतना हाई लेवल का नहीं होता। गैसेस ज़्यादा कंप्रेसिबल है, बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल है, लेकिन लिक्विड्स इतनी ज़्यादा नहीं है, हैं सही अच्छी खासी हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू गैसेस वो नहीं है, लेकिन कंप्रेस होती है। हम यूज़ करते हैं ब्रेक्स वगैरह के अंदर, डेली लाइफ के और ज़्यादा सिस्टम्स के अंदर। ओके, इतना कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, बट पड़ता है बिल्कुल स्लाइडली मामूली। जैसे आपका जो काम है हम जैसे उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, मैंने एग्जांपल दी हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। ब्रेक्स जो होती हैं उसके अंदर कंटेनर होता है जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, जो कार वगैरह की ब्रेक्स होती हैं। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, थर्ड पॉइंट आ जाता है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या है भाई, यहाँ पर काम चल रहा है टेम्परेचर का। इस जगह पे बात क्या की जा रही है, हीटिंग की। जब आप हीट दोगे
एक्सपेंशन यानी एक्सपेंड करना, व्हाट एक्सपेंड करना। एक्सपेंशन इतना नहीं होता, इतना कोई खास लेवल का नहीं होता, एक्सपेंशन होता है लेकिन इतना खास नहीं होता। कॉन्ट्रैक्शन आप टेम्परेचर कम करो वो हो, बट इतना ज़्यादा नहीं होता है। गैसेस तो भाई बवंडर है, इस चीज़ को ऐसा मानेंगी आप, टेम्परेचर दो नहीं चिंगारी दो ना भाई, वो उठ जल उठेंगी। लेकिन लिक्विड्स भाई मिडिल क्लास लोग हैं, वो इतना ज़्यादा नहीं उनको चिंगारी लगी, सब्र है उनको, तकम्मुल है, जैसे भी रहते हैं अपनी हालत में खुश होकर रहते हैं, ठीक है, उछलते नहीं है ज़्यादा। ओके, देन आफ्टर डेट फोर्थ है मॉलिक्यूलर मोशन। एक बात फिर से बता दूं, ये वन शॉट लेक्चर है, इसके अंदर रिवीजन चल रहा है, ना कि आप समझे मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से बुनियाद से उठाते हुए जा रहा हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें जो कि स्किप करके जा रहा हूँ बीच में, बुक में लिखी हुई होंगी कि वो मैं जानता हूँ कि आपको बेसिक्स वगैरह आती हैं एंड यू आर गुड इनफ, एंड सो डेट्स वाई मैं इस चीज़ को ऐसे उठा के चल रहा हूँ। लेकिन अगर आपको बेसिक्स इतनी भी नहीं आती ना, लेकिन मैं पढ़ा ऐसे रहा हूँ, आपको फिर भी समझ आ जाएंगी, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं ओवर टैलेंटेड, वो वीडियो लेक्चर देखेंगे और कहेंगे सर तो मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ा के जान छुड़ा रहे हैं वो। कुछ भाई टैलेंटेड बच्चे होते हैं ना, टैलेंटेड बच्चों को जड़ तक चीज़ चाहिए, जड़ तक नॉलेज चाहिए भाई। चुनना चुल्लू भर भी जो है ना बुक के अंदर ना छूटे, आप एक वर्ड को भी ना मिस करो, हमें उसको भी डिटेल के अंदर जाके पढ़ना है। एक वर्ड की 2 लाइन लिख दो आप, वो टैलेंटेड बच्चे कहते हैं भाई मैंने एक लाइन नहीं छोड़नी। लेकिन बाकी जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए ये गुड इनफ है, गुड इनफ। टैलेंटेड बच्चे हैं तो यहाँ पे आके रिवाइज करें तो उनका काम हो जाएगा 50-60 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर ख़त्म। ओके, आई विल डू माई बेस्ट। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हो गया। आफ्टर डेट चौथा हमारे पास है या नहीं है, मॉलिक्यूलर मोशन, ठीक है। मॉलिक्यूलर मोशन है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव रेंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। ओके, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो हर जगह ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं, हर डायरेक्शन के अंदर, जहाँ जगह मिल गई वहाँ पहुँच जाएंगे। ओके, इनके बिटवीन अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। एंड स्पीड जो होती है ना, स्पीड कम होती है मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड मॉलिक्यूल्स की लेस देन होती है इन गैसेस, ठीक है, देन गैसेस। ये चौथा पॉइंट था। ऑल डायरेक्शन। इसके बाद 5वां पॉइंट आपके पास आ जाता है काइनेटिक एनर्जी। भाई काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसके अंदर लिक्विड्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी कम होती है। काइनेटिक एनर्जी कम होती है क्यों? क्योंकि लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स इतनी ज़्यादा मोशन के अंदर नहीं होते हैं, उनके बिटवीन अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, वो एक दूसरे को खींच रहे होती हैं, वो इतनी स्पीड से नहीं जा रहे होते मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एज़ कम्पेयर टू गैसेस इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो वीक होती है, ठीक है भाई। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली बढ़ेगी। अगर आपको पता हो, आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है ना, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है गैसेस की, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के जो है ना स्केल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आप टेम्परेचर दोगे इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी अच्छी खासी। ओके, दीज वर दी 5 पॉइंट्स। ओके, 5 प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एक बड़ा सा अच्छा सा प्यारा सा टॉपिक, डेट वास intermolecular forces in liquids. So intermolecular forces in liquids। भाई लिक्विड्स के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं? इस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का एक और नाम प्यारा हमने रखा हुआ है, जो कि जिसको प्यार से हम कहते हैं वंडरवाल्स फोर्सेस। वंडरवाल फोर्सेस। ओके, इसको हम ये भी कहते हैं भाई साहब। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भाई क्या होती हैं लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बिटवीन? इंटरमोलिक्यूल एक होती है इंट्रामोलिकुलर, एक होती है इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर मतलब मोलिक्यूल के बिटवीन, ठीक है। ये फोर्सेस क्या होती हैं भाई? इसको हम सेकेंडरी फोर्सेस भी कहते हैं, एक और नाम है इसका, और इसका एक और नाम है सेकेंडरी फोर्सेस। सेकेंडरी फोर्सेस। ओके, कितनी होती है हमारे पास ये फोर्सेस? ओके, एक हमारी किताब के अंदर जो मेंशन हुई है, एक पढ़ी है डायपोल इंटरेक्शन,
डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, इसको क्लियर करेंगे। दूसरी आ जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तीसरी आ जाती है हमारे पास लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। इसके अंदर 2-3 और टाइप्स आ जाती हैं, 3-4। ठीक है भाई, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्या होता है हमारे पास, कम से कम अल्फाजों के अंदर डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल क्या होता है, डाय मतलब टू, पोल मतलब चार्जेस। ठीक है, डायपोल यानी दो चार्जेस वाला कोई सिस्टम हो। हमारे पास बेसिकली आपको पता है H2O के मालिक्यूल के अंदर क्या सीन होता है, या HCl के अंदर क्या होता है कि भाई साहब HCl के मालिक्यूल के ऊपर थोड़ा चार्जेस होते हैं, आपको पता है पार्शियल चार्जेस होते हैं। पार्शियल चार्जेस कैसे होते हैं भाई, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से, तो क्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। अब HCl का एक और मालिक्यूल है, ठीक है, HCl का एक और मालिक्यूल है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो भाई ये दो मालिक्यूल्स हैं, लिक्विड के अंदर ये लाखों मालिक्यूल्स होंगे ऐसे, ठीक है। जब ये दोनों मालिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे ना, क्या होगा, ठीक है। मैं अभी ना एकरा नहीं कर रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी जो है ना वो लेक्चर शूट कर रहा हूँ, ठीक है। वरना कहता कि भाई इकरा क्या होता तुम्हारे साथ, ठीक है। ओके, गॉट इट। सो HCl दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे भाई, क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्ट होगा, क्यों, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के साथ अट्रैक्शन होगा, ये दोनों आपस में करीब आएंगे, इनके बिटवीन एक सेकेंडरी बॉन्ड क्रिएट होगा जिसको कहते हैं डायपोल डायपोल बॉन्ड इंटरेक्शन। ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये क्लोरीन यहाँ पे एक और मालिक्यूल होगा HCl का, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके से मालिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते जाएंगे। दिस वाज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अब भाई ये किन किन के बिटवीन होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बिटवीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से क्रिएट होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है भाई साहब। अब बात आ जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है भाई साहब, भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन दूसरी है, बताओ ये जो इंटरेक्शन है ना सेकेंडरी बॉन्ड, ये 1% स्ट्रॉन्गर होता है कोवेलेंट बॉन्ड से। कोवेलेंट बॉन्ड का 1% स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। इसकी स्ट्रेंथ 1% होती है कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ। ओके, अब एक और बात कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर क्या गुल मिल रहा होता है, ठीक है भाई। कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, फ्लोरीन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 4.00 है, उसके बाद ऑक्सीजन आ जाता है, उसके पास नाइट्रोजन आ जाता है। ये जो 3 एटम्स है ना भाई, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, खतरनाक है भाई, बवाल है बवाल, ठीक है। और दूसरी बात तो इनके जो शेप है, साइज़ बहुत छोटा है, साइज़ इन तीनों का छोटा है। तो जब ये आपस में किसी भी मालिक्यूल के साथ बॉन्ड करते हैं ना, हाइड्रोजन हो गया, ये वो हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड करते हैं HF या NH3, इसकी एक तो पहली बात साइज़ छोटा है, एक तो ये हमने इनके बिटवीन कुछ फोर्सेस भाई हमने एक्सपीरियंस किया। H2O का मालिक्यूल हो गया, H2O के मालिक्यूल्स के बिटवीन, NH3 के मालिक्यूल्स के बिटवीन, HF के मालिक्यूल्स के बिटवीन कुछ स्ट्रॉन्गर फोर्सेस हमें अपेयर हुई ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर। मतलब भाई उनके मालिक्यूल्स में एक जादू, बहुत ख़तरनाक ताकत होती है जो कि HCl के मालिक्यूल में नहीं होती भाई। क्यों HCl के में नहीं होती, HI के अंदर नहीं होती, ठीक है। और अगर आप इसके अलावा कोई और जो है आप HSO4 देख लें या कोई और मालिक्यूल देख लें जिसके अंदर हाइड्रोजन हो और हाइड्रोजन के साथ कोई हो, ऑक्सीजन के नीचे आ जाता है हमारे पास सल्फ़र, एजेड सल्फ़र, ओके, या कोई और मालिक्यूल देख लें, तो क्या होता है वहाँ पर ऐसा नहीं होता, CH4, ठीक है। इसके अंदर भी इतने आपस में अट्रैक्शन नहीं होता मालिक्यूल के बिटवीन। लेकिन ये जो 3 थे ना, हमने इनको स्टडी किया भाई, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा खतरनाक थी और अट्रैक्शन VIP थी। हमने देखा हाइड्रोजन इन तीनों के साथ इतना खतरनाक बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन भी और कोई और भी अगर है तो, ठीक है भाई, हाइड्रोजन का होना लाजमी है, ओके। हाइड्रोजन इनके तीनों के साथ इतना अच्छा बॉन्ड नहीं बना रहा, हाइड्रोजन इन तीनों के साथ इतना अच्छा बॉन्ड नहीं बना रहा, लेकिन इसके साथ बना रहा है, क्यों,
क्लोरीन की नेगेटिविटी ज़्यादा है आई थिंक सो नाइट्रोजन से, इनकी फोर्सेस ज़्यादा है, इनकी कम है। तो हमने स्टडी किया, इसको देखा, तो हमें पता चला भाई ये जो 3 एटम्स है ना, जादू इनके अंदर है। ये इतने, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, और ऊपर से इनका शेप इतना छोटा है, ये हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ना अपनी तरफ खींच लेते हैं बहुत बहुत सारा। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसके ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज अपेयर हो जाता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ जाता है, इसके ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव। ये जो लोन पेयर है ना, यहाँ से लोन पेयर पूरा खाली हो जाता है ये वाला एरिया। तो अगर मैं HF का केस ले लूँ, HF का, तो इसके अंदर क्या क्रिएट होता है भाई, दिस इज़ एन हाइड्रोजन, दिस इज़ एन फ्लोरीन। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाता है, ठीक है, ये HF का मालिक्यूल है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव आ गया, अच्छा खासा नेगेटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। और इसके बाद क्या होगा, एक और HF का मालिक्यूल आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पेयर नहीं है, यहाँ पे इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये आके इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये आपस में आके एक दूसरे के अटैच हो जाएंगे, ठीक है। ये अटैच होंगे तो मतलब इसकी जो नेगेटिव चार्ज है ना भाई, नेगेटिव पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड अच्छा खासा है और बहुत खतरनाक तरीके से जो है ना चिपके हुए हैं। क्यों, ये पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कहेगा भाई मुझे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, सो डेट्स वाई ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है। एंड 3 मालिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट 3 एटम्स होते हैं जो कि इसको करवाते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। क्लोरीन क्यों नहीं करवाता, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो अच्छी खासी है। क्लोरीन के साथ HCl के केस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं होती, क्यों भाई, क्लोरीन का साइज़ बढ़ जाता है, साइज़ बढ़ जाएगा ना भाई, और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बिटवीन रिपल्जन अच्छी खासी हो जाती है, तो वो जादू नहीं मिलता हमें। सो और हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होती है इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, एंड 10% होती है। स्ट्रेंथ इसकी कितनी होती है भाई, स्ट्रेंथ होती है 10% ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड की 10% स्ट्रेंथ होती है। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। अब भाई ये तो पॉजिटिव नेगेटिव का केस था ना, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस क्या होती है। अब O2 का मालिक्यूल है, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 आ रहा है। क्यों, जितनी कुव्वत से O उसको खींचेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को, उतनी कुव्वत से ऑक्सीजन वो वाला खींचेगा। अब प्रॉब्लम क्या हुई भाई, किसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज आएगा ना नेगेटिव आएगा, ठीक है भाई, ये बात समझ आई। अब ये एक O का मॉलिक्यूल, दूसरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, तो क्या इन गैसेस के बिटवीन अट्रैक्शन नहीं होगी, क्या इनके बिटवीन अट्रैक्शन नहीं होगी। ठीक है, हम लिक्विड्स को पढ़ रहे हैं भाई, हम लिक्विड्स का केस ले लेते हैं। आप अगर हमारी बात को नहीं मान रहे ना, हम क्या कर लेते हैं, लिक्विड्स का केस ले लें या नहीं लें, हम आपको Br2 दिलवा देंगे भाई, लेकिन अभी इसके साथ डील करें आप। तो क्या अट्रैक्शन नहीं होगी इनके बिटवीन, यहाँ पे चार्जेस नहीं है, चार्जेस नहीं है, चार्जेस नहीं है, मतलब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे और ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इनके बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होगी और वो उड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। लिक्विड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, क्या नाइट्रोजन गैस, लिक्विड नाइट्रोजन हमारे पास कैसे होता है, लिक्विड नाइट्रोजन कैसे होता है हमारे पास, N2 भाई, कैसे एग्जिस्ट करेगा, डू यू नो। इनके बिटवीन भी फोर्सेस होती हैं, डिस्पर्जन फोर्सेस। डिस्पर्जन फोर्सेस क्या होता है भाई साहब, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस के अंदर भाई एक न्यूट्रल है, एक एटम न्यूट्रल है अगर, तो दूसरा अगर एटम ये न्यूट्रल एन न्यूट्रल को बता रहा है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जब ये पॉजिटिव एनाइन केटाइन इसको अप्रोच करेगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स वो इससे धकेलेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज जब इसके करीब आएगा भाई, इलेक्ट्रॉन्स है ना यहाँ पर, तो इस जगह पर जब ये पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पर क्या करेगा, या ओके मैं इधर नेगेटिव चार्ज ले लेता हूँ, जैसे आज जो है मेरा कॉन्सेप्ट सही है, पॉजिटिव में काम कर जाता है लेकिन आपको समझने में मुश्किलात होती, ठीक है। नेगेटिव ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होगा वहाँ पे खिसक जाएगा थोड़ा, जब वहाँ पे खिसकेगा थोड़ा तो क्या होगा, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज अपेयर होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा और यहाँ से दूर जाएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स थोड़े यहाँ पे खिसकना शुरू होंगे।
तो पहले तो उसके ऊपर पार्शियल चार्ज नहीं था, न्यूट्रल बॉडी थी। जब आपने किसी एनाइन केटाइन को इंट्रोड्यूस करवाया तो किसी न्यूट्रल बॉडी के ऊपर चार्ज आना शुरू हो गया, चार्ज आना अपेयर हो गया। अब ये चार्ज असली नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, अपेरेंट चार्ज है, ये असली चार्ज नहीं है। आपने एनाइन या केटाइन इंट्रोड्यूस करवाया, इस वजह से आया। तो ये कुछ वक्ती चार्ज है इसके ऊपर। तो ये वक्ती चार्ज अपेयर होता है गैसेस के मालिक्यूल्स के बिटवीन एंड दूसरों के बिटवीन, जिससे वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरों को। अब ये केस हुआ ऐसे, अगर दोनों के दो एटम्स है भाई, Br2 O2 है, तो इन दोनों के बिटवीन कैसे अट्रैक्शन होगी? दोनों में से कोई पॉजिटिव नहीं है, एक ये एक ये एटम एक ये दोनों जुड़े हुए हैं। ओके, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है इसके, मैं ज़्यादा बना रहा हूँ उसको। तो भाई क्या अब क्या घुल मिलेगा भाई? ये जो मालिक्यूल्स होते हैं मोशन के अंदर होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड के अंदर मालिक्यूल्स, भाई स्पीड होती है इनकी। तो ये क्या करेंगे, जब ये मालिक्यूल को अप्रोच करेगा भाई, इसकी कोई ना कोई v से वेलोसिटी होती है बहुत ज़्यादा। तो जब इतनी स्पीड से जाके इसके करीब जाएगा ना, तो इसके भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे। तो क्या होगा, जब इसको अप्रोच करेगा, ये सेलो है, ये बैठा हुआ है, फॉर सपोज ये रेस के अंदर है, वो स्पीड से आ रहा है, ये वाला मालिक्यूल वी वेलोसिटी के साथ आ रहा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे क्या भाई? अब आपको सवाल आएगा कि इसके इलेक्ट्रॉन इस वाले को भी तो रिपेल करेंगे, ये उस साइड जाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, इसके ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इतना। इसकी वेलोसिटी है इसके पास, इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये स्पीड के अंदर ही इसको अप्रोच करता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स इसके करीब जाते जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स दूर होते जाएंगे इसके ना, ये जो एग्रीगेट है, मालिक्यूल है, तो ये ऐसे ऐसे होते जाएंगे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे होते जाएंगे और ये अप्रोच करता जाएगा। तो इसके ऊपर पार्शियली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अपेयर होता जाएगा, पार्शियल चार्ज होता जाएगा जैसे जैसे दूर करता जाएगा, और जैसे जैसे दूर होते जाएंगे तो पार्शियल पॉजिटिव आता जाएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कुछ चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा अपने पास, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे छोटी छोटी फोर्सेस अपेयर होंगी इनके बिटवीन। अगर दो नॉन पोलर हैं, आप H2 को देख लो, तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे मालिक्यूल्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इतना बड़ा डेंस, वो इसको दूसरे को रिपेल करेगा, दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। तो इस वजह से वहाँ पे फोर्सेस डिस्पर्स होंगी, वहाँ पे इंट्रोड्यूस होंगी, चार्जेस अपेयर होंगे यहाँ पे। इस बॉडी के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन हमने इंट्रोड्यूस करवाया, कैसे? डिस्पर्स करवा के। ओके, हमने क्या करवाया, इंडक्शन करवाई, इसको कहते हैं इंडक्शन करवाना, इंडक्शन करवाना भाई, इंड्यूस करवाएं चार्जेस। आपने इसको आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, हमारी बुक के अंदर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं भाई, ठीक है। सो जितना बुक के अंदर है उतनी बात कर रहे हैं हम। सो बुक कहती है भाई सिंपली कि अब भाई इन केसेस के कुछ नाम होते हैं, दो गे मालिक्यूल से O2 का है, ये O2 मालिक्यूल है, ये O2 मालिक्यूल है, ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे ना, ये वाला उसके अप्रोच करता जाएगा, तो इसके ऊपर कुछ चार्जेस अपेयर होते जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव आता जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव अपेयर होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। शुरू में दोनों नॉन पोलर थे, ये भी नॉन पोलर था, ये भी नॉन पोलर था, लेकिन बाद में ये एक डाइपोल बन गया। ये क्या हुआ, ये एक डाइपोल बन गया, दो पोल आ गए इनके ऊपर, ये डाइपोल बन गया। अब बाकी मालिक्यूल्स क्या है, बाकी मालिक्यूल्स भाई क्या है यहाँ पर, ये नॉन पोलर है, ये वाला नॉन पोलर है, ओके सॉरी ये एक ही है, ये नॉन पोलर है। अब क्या होगा, नॉन पोलर को नहीं छेड़ेगा, ये एक डाइपोल बन गया है पूरा सिस्टम। ये जब इसके पास जाएगा तो इसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज है, पहली भाई दोनों के ऊपर चार्ज नहीं थी, अब एक के ऊपर चार्ज है, एक के ऊपर नहीं है। अब ये इस वाले को डाइपोल करवाएगा। सो पहले वाला क्या हुआ, ये वाला केस जब नॉन पोलर को पहुंचा, दिस वाज इंस्टेंटेनियस डाइपोल। जब नॉन पोलर को रीच करेगा, पहुंचेगा, ये क्या होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल। ये दो चीज़ें थी हमारे पास सिंपली, ठीक है भाई। अब भाई लंदन फोर्सेस किसके ऊपर डिपेंड करती हैं,
दो फैक्टर हैं इसके, दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती हैं। एक भाई साइज़ ऑफ एटम, भाई साइज़ कितना है एटम का, जितना बड़ा साइज़ होगा, ज़्यादा बड़ा साइज़ ज़्यादा बड़ी फोर्स, ठीक है, अट्रैक्शन। क्यों भाई, जितना बड़ा साइज़ होगा उतनी ज़्यादा पोलराइजेशन उस मालिक्यूल की अच्छी होगी, ठीक है, उतना पोलराइजेबल होगा मालिक्यूल। जितना बड़ा एटम होगा उतनी ज़्यादा उसकी पोलराइजेशन आसान होगी और अच्छा खासा पोलराइज हो जाएगा वो मालिक्यूल, ठीक है, डेट्स वाई उसका साइज़ बढ़ेगा। दूसरा केस, दूसरा सा क्या है इसका जो है इम्पैक्ट, कि किसके ऊपर डिपेंड करेगा फैक्टर, वो है एटम्स इन द मालिक्यूल। जितने ज़्यादा एटम, नंबर्स ऑफ एटम्स, भाई जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे, भाई क्या, नंबर ऑफ एटम जितने ज़्यादा होंगे उतना फोर्स ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा नंबर होगा उतनी ज़्यादा फोर्स ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि भाई जितना ज़्यादा एटम्स होंगे उस मॉलिक्यूल के अंदर उतने ज़्यादा लोन पेयर ज़्यादा होंगे, वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, ठीक है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो इसकी वजह से वो अट्रैक्शन बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्टॉर्शन होगी ना हमारे पास, वो क्या होगी, वो अच्छी खासी होंगी। क्यों, क्योंकि वो जब एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट होगा। क्या, कम इलेक्ट्रॉन्स में इतना ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट नहीं होगा जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स में इफेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाती है बात हमारे पास 5.3 पर, जो कि कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स सिंपली। अब इस टॉपिक का क्या भाई, पहली प्रॉपर्टी एवापोरेशन है। एवापोरेशन, अब ये कैसे काम करती है भाई एवापोरेशन, जब आप कपड़े सुखाते हो या आपके जो फर्श पर है पानी अगर गिर जाता है, ये आपका फर्श है, इसके ऊपर पानी गिर जाता है, फॉर सपोज गीला हो गया, आप देखते हो 1.5-2 घंटे बाद ये सारा ड्राई हो जाता है। भाई ये क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। कैसे ड्राई होता है, हम फिगर बनाते हैं ना, टेंशन नहीं ले। आफ्टर 2 आवर्स ये क्या हो जाता है, पूरा ड्राई तो नहीं होगा लेकिन हम कोशिश करते हैं इसको सुखाने की थोड़ी बहुत। सो ये बस और बस इतना बचता है। अब आफ्टर 2 आवर्स ये बस भाई इतना बचता है, बाकी पानी कहाँ गया, एवापोरेट हो गया। भाई एवापोरेशन क्या होती है, एवापोरेशन भाई लिक्विड्स के मालिक्यूल का एस्केप आउट हो जाना। क्या, एस्केप आउट हो जाना। वो कैसे एस्केप, मतलब भाग जाना। भाई लिक्विड्स मालिक्यूल्स क्या होते हैं, वो मोशन के अंदर होते हैं, ठीक है। मोशन के अंदर क्या होते हैं, तो जब उनको हीट मिलती है ना, हीट या एनर्जी मिलती है अच्छी खासी, एनर्जी मिलती है, हीट या एनर्जी अच्छी खासी मिलती है, तो वो उड़ना शुरू हो जाता है। नॉर्मल हीट पे भी आपको, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी एवापोरेशन होती है। एक बात बता दूं, अपने मिसकॉन्सेप्शन को गायब करो। एक पूरा लिक्विड का कंटेनर है ना, इसके अंदर 1 मिलियन मालिक्यूल्स है ना, अगर 1 मिलियन मालिक्यूल्स हैं, उन तमाम मालिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होगी वो सेम नहीं होगी। मालिक्यूल 1, मालिक्यूल 2, मालिक्यूल 3, मालिक्यूल 4, मालिक्यूल 5, इन सब मालिक्यूल्स की जो v से वेलोसिटी होगी वो सेम नहीं होगी भाई। कोई स्लो होगा, कोई फास्ट होगा, इन सब की एनर्जी सेम नहीं होगी, इन सब की एनर्जी इक्वल नहीं होगी भाई। एनर्जी भी इक्वल नहीं होगी, वेलोसिटी भी इक्वल नहीं होगी। हम भाई एवरेज लेते हैं, कभी आप पढ़ो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज टेम्परेचर, एवरेज एनर्जी, हम इनकी एवरेज लेते हैं। कुछ मालिक्यूल्स की बिल्कुल कम होती है, बहुत कम होती है। 20% मालिक्यूल्स बहुत लो होते हैं, लो एनर्जी वाले होते हैं, और 15% मालिक्यूल्स बहुत हाई एनर्जी वाले, टॉप क्लास के हाई एनर्जी वाले होते हैं। बाकी
कितने बचे, 65% मिडिल क्लास होते हैं, मीडियम होती है, ज़्यादा से ज़्यादा आबादी मीडियम मालिक्यूल्स की होती है, ठीक है। तो वो मालिक्यूल जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, जो ऊपर ऊपर होते हैं, उनके पास अगर उनको थोड़ी सी भी एनर्जी आ जाए ना भाई, अगर वो टॉप लेयर पर प्रेजेंट है कुछ, ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, इसको रेड से बना देता हूँ मालिक्यूल, ये टॉप के ऊपर, इसको थोड़ी सी भी इन्वायरमेंट से हीट मिल गई ना भाई, थोड़ी सी भी हीट मिल गई, मतलब भाई हीट का मकसद ये नहीं है कि कोई सूरज में रख दो या ऐसे करो, ये ऐसे ही भाग जाएगा। अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड भी है ना, ये दूसरे मालिक्यूल से हीट ले लेगा, ये ऊपर आया है ना, इसके पास अच्छी खासी एनर्जी है, ये एस्केप आउट करके इसके पास इतनी एनर्जी होगी, अगर ये यहाँ से है ये ऊपर पहुँच सकता है भाई। 20% 15% मालिक्यूल ऐसे उनकी काइनेटिक एनर्जी टिप टॉप किस्म की है, वो क्या करेंगे भाई, वो भाग चलेंगे यहाँ से। लिक्विड पूरा क्यों नहीं उड़ता, क्योंकि उसके ऊपर एक प्रेशर होता है, आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर वो उसके ऊपर हो रहा होता है, हमारे दबा गैसेस जो होती है ना, हमारे एनवायरनमेंट की गैसेस वो दबाव डाल रही होती हैं, इस वजह से लिक्विड एवापोरेट नहीं करता, वो मालिक्यूल एवापोरेट होके भाग जाता है जिसकी जो एनर्जी है, जिसका जो प्रेशर है, जिसकी जो कुव्वत है ना, वो इससे 1 ATM 1 एटमॉस्फेयर 760 टोर के प्रेशर को तोड़ के भाग जाती है। जिसकी एनर्जी इसके बराबर आ गई ना, या इससे ज़्यादा हो गई प्रेशर, भाई इसकी कुव्वत बढ़ गई, ये इतनी स्पीड से भाई इस प्रेशर को नहीं छोड़ेगा, तो वो एवापोरेट होके भाग जाएगा। ठीक है, बात समझ आई। सो लिक्विड की एवापोरेशन हर टेम्परेचर पे हो रही होती है। ओके, क्यों हो रही होती है, बहुत सारे जो मालिक्यूल्स होते हैं ना बहुत एनर्जेटिक होते हैं, तो उनकी एनर्जेटिक होते हैं, उनको टेम्परेचर की इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती, और वो नॉर्मली अच्छी खासी एनर्जी होते हैं, वो बस ऊपर जाके पहुंचते हैं, उसकी एनर्जी इतनी होती है, वो एस्केप आउट हो जाते हैं, भाग जाते हैं। ओके, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, इनके पास इतना दम बलबूता होता है। और जैसे जैसे एवापोरेशन हो रही होती है, तो कूलिंग क्यों होती है भाई, हम कहते हैं ना कूलिंग होती है एवापोरेशन से, इसलिए होती है भाई 15% जो हाई एनर्जी वाले मालिक्यूल थे ना, हाई एनर्जी वाले मालिक्यूल थे, वो क्या हुआ, उन्होंने वो जो ज़्यादा एनर्जी वाला था ना वो भाग गया। अब वो जो ज़्यादा एनर्जी वाले मालिक्यूल्स भाग गए ना, तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। क्यों, 15% मालिक्यूल्स जितने हैं भाई, उनकी एनर्जी इतनी है जो कि 80% से ज़्यादा एनर्जी कंटेन कर रही है उस पूरे लिक्विड सिस्टम की। डेट इज़ वाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट। उड़ जाएगा, कूलिंग कर देगा। या दूसरा रीज़न क्या है, ये क्यों कूलिंग करेगा, तो भाई क्या हो रहा है, 10% जो मालिक्यूल्स है ना, अब दूसरा कूलिंग का रीज़न क्या होता है, कुछ मालिक्यूल्स क्या करते हैं, एवापोरेशन के लिए एनवायरनमेंट जो हमारी सराउंडिंग होती है वहाँ से हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब सराउंडिंग से वो जो मालिक्यूल है ना वो हीट को एब्जॉर्ब करके चला गया ना, तो क्या हुआ, एनवायरनमेंट की जो हीट हो गई वो कम हो जाएगी। इसलिए बहुत गर्मियों के अंदर आप देखें ना, ठेले वाले वगैरह ना ज़मीन पे पानी फेंक रहे होते हैं, या घर में ज़्यादा छत पे हम पानी फेंक देते हैं, क्या कूलिंग हो जाए, जिससे वो एनवायरनमेंट की हीट हवा के अंदर जो प्रेजेंट है वो एब्जॉर्ब कर ले और ठंडक हो जाए। ठीक है, तो अब इसको लेके भाई एवापोरेशन क्या करती है, कूलिंग करती है, सिंपली कूलिंग करती है। सो अब दो टाइप के मालिक्यूल्स आते हैं, कंपाउंड्स आते हैं, वोलेटाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं भाई, जिनकी एवापोरेट होने की सलाहियत अच्छी होती है, एवापोरेट्स रेडिली, भाई अच्छे तरीके से एवापोरेट हो जाते हैं। क्यों होते हैं, आगे जाके पढ़ोगे तुम, इसी चैप्टर के अंदर पढ़ाऊंगा मैं तुमको वेपर प्रेशर। क्यों, क्योंकि इनका जो वेपर प्रेशर होता है बहुत अच्छा होता है, वेपर प्रेशर बहुत, इनके अंदर अंदरूनी कुव्वत ज़्यादा होती है भाई, ताकत ज़्यादा होती है इनके अंदर। इसका जो प्रेशर होता है इतना ज़्यादा हो जाता है कि इसके अंदर का जो प्रेशर होता है ना वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाता है। जब एटमॉस्फेयर की जो गैसेस इसके ऊपर 1 ATM लगा रही होती है और इसका प्रेशर इतना होता है तकरीबन 1 ATM को पहुंच जाता है, तो वो भाई एवापोरेट होना शुरू हो जाता है चीज़। सो वही मैंने वहाँ पे कैसा बताया था और अच्छे तरीके से समझाऊंगा वेपर प्रेशर के टॉपिक के अंदर। दूसरा होता है नॉन वोलेटाइल, इसकी एग्जांपल पेट्रोल, गासलेट, पेट्रोल हो गया कि गासलेट हो गया वगैरह, ये क्या हो जाते हैं, वोलेटाइल है, पेट्रोल है। सो नॉन वोलेटाइल भाई डो भाई जो एवापोरेट इजीली नहीं होते, डू नॉट एवापोरेट रेडिली,
क्यों नहीं होते? इनका वेपर प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा, वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होता है भाई। एग्जाम्पल क्या आ गई आपके पास? एग्जाम्पल के अंदर बहुत सारी चीज़ आ जाती हैं। ऑयल आ गया आपका, हनी आ गया आपका, ठीक है। कंपाउंड्स की बात चल रही है तो हनी के अंदर चीज़ें मिक्स हो गई हों, ठीक है, वो अलग बात है। एक आप लिक्विड्स ले लें, कोई भी आप चेन ले लें भाई, अच्छी खासी बड़ी, कोई मरकरी ले लें, मरकरी जो लिक्विड आपके पास थर्मामीटर के अंदर होता है वो हो गया। ये एग्जांपल्स हैं सारी इसकी। वेपर प्रेशर मैंने लगाया नहीं, ज़्यादा होता है इसका तो मुझे लगाना चाहिए। सो वेपर प्रेशर जिसका अच्छा होता है, एग्जांपल आ जाती है हमारे पास मर्क्यूरी ऑयल, ये एग्जांपल्स हैं इनकी। ये दो चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। ये समझ गया आप बात इनको? तो ये था रेट एवापोरेशन भाई। दूसरी बात, एवापोरेशन के अंदर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये कूलिंग करता है। क्यों? क्योंकि एंडोथर्मिक है। दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, एक एंडोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? जो कि हीट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट को लेता है, हीट को लेता है, ठीक है। हीट रिलीज नहीं करता, हीट को लेता है, लेता है हीट को, तो वो एंडोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक जो रिलीज करता है हीट को, ये एब्जॉर्ब करता है। ओके, गॉट इट? अब भाई ये किस चीज़ के ऊपर, कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? फैक्टर्स भाई, फैक्टर्स तीन है। पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, जितना बड़ा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी एवापोरेशन ज़्यादा होगी। क्यों भाई? आपने चाय पिए ना घर पे, चाय, जब आप चाय पीते हो ना, आपके पास ये प्याली होती है, आप चाय का एक पहले मग होता है ना, सॉरी, मग के अंदर चाय रखो तो जल्दी ठंडी नहीं होती। अगर आप उसी चाय को किसी प्लेट के अंदर निकाल के रख दो, जल्दी ठंडी हो जाती है। क्यों? सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया का बढ़ने का मकसद क्या है? कि भाई कॉन्टेक्ट ज़्यादा हो जाता है, इन्वायरमेंट से ज़्यादा कॉन्टेक्ट होगा तो हीट का एक्सचेंज ज़्यादा होगा, हीट एक्सचेंज ज़्यादा होगी, हीट का एक्सचेंज ज़्यादा होगा भाई। क्यों? ज़्यादा सरफेस हो गया, ज़्यादा मालिक्यूल्स एक्सपोज हो गए, उड़ने के लिए काबिल हो गए। भाई गिलास के अंदर पानी इतनी जल्दी इवापोरेट नहीं होगा जितना आप ज़मीन पे फेंक दो। गिलास के अंदर इतने सारे जो ऊपर मालिक्यूल है ना, इतने नहीं है कॉन्टैक्ट के अंदर, आपने इतने एरिया के अंदर फेंक दिया तो ज़्यादा मालिक्यूल्स आ गए कॉन्टैक्ट के अंदर और ज़्यादा हीट के साथ कॉन्टैक्ट में आ गए, अगर हीट प्रेजेंट है अच्छी खासी। ओके, ये रीज़न था, ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा एवापोरेशन। दूसरा फैक्टर क्या है जो इफेक्ट करे इसको? डेट इज़ नंबर 2 फैक्टर, टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एवापोरेशन बढ़ेगी। क्यों भाई? एवापोरेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? मैंने कहा वेपर प्रेशर अच्छा आना चाहिए। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो मालिक्यूल्स क्या करेंगे? एनर्जेटिक होंगे, उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी। एनर्जेटिक होने का मकसद क्या है? इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेलोसिटी इनकी बढ़ेगी। जब वेलोसिटी इनकी बढ़ेगी तो क्या करेंगे? उतनी तेज़ी से ये लिक्विड की सरफेस के ऊपर जाएंगे और उतनी तेज़ी से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी वो उतनी ज़्यादा कुव्वत से एब्जॉर्ब करके ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, एनर्जेटिक होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मालिक्यूल्स के अंदर एनर्जी जान आएगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मालिक्यूल भागने की कोशिश करेंगे। डेट्स वाई टेम्परेचर बढ़ाओ और एवापोरेशन भी बढ़ेगी, ठीक है। हाँ, आपसे एक सवाल है मेरा। मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा है ऐसा करते हुए। मैंने देखा है कि बहुत सारे टीचर्स कहते हैं भाई इस चीज़ को कि सरफेस एरिया क्या एवापोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के, ऐसा पढ़ाते हैं। वो कहते हैं भाई एवापोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, आप बढ़ाएं टेम्परेचर एवापोरेशन भी बढ़ेगी, ऐसा टीचर्स पढ़ाते हैं। लेकिन मैंने नहीं बताया, मैंने आपको ये डेफिनेशन नहीं बताई। स्टूडेंट्स क्यों नहीं बताई? इसके अंदर गलती है। गलत है कहना कि एवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, एवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हमारी किताबें ऐसा क्यों नहीं लिखती? ना मैं आपको कह रहा हूँ ऐसा। इसके ऊपर रीज़न है क्यों नहीं कह रहा मैं इस चीज़ को। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता क्या है हमारे पास? तो अगर आपको जवाब आता है कमेंट सेक्शन के अंदर क्या करो भाई, लगा दो, बता दो हमें।
हम भी तो देखें आप कितने ज़्यादा काबिल हैं, कितने ज़्यादा होशियार हैं। इस सवाल का जो जवाब है ना सिर्फ काबिल बंदा ही दे सकता है, और कोई बंदा दे ही नहीं सकता, ये मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। सो फैक्टर्स ये हो गया। तीसरा फैक्टर की बात की जाए अगर हम तीसरे फैक्टर को भी मैदान में लाएं तो वो आ जाता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। भाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होगी, एवापोरेशन कम होगी, मेरे ख्याल से नहीं, हकीकत है ये, एवापोरेशन कम होगी। क्यों भाई? इंटरमोलिकुलर मॉलिक्यूल के बिटवीन अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो मालिक्यूल भाग नहीं पाएगा ना, भागने की कोशिश भी करेगा, पीछे जो मालिक्यूल्स होंगे ना उसको अपनी तरफ खींच लेंगे। भाई ये मालिक्यूल इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये तो भागने की कोशिश करे लेकिन दो मालिक्यूल अपनी तरफ खींचेंगे, जाने ही नहीं देंगे। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो एवापोरेशन कम होगी, ठीक है। अब भाई पता है भाई, इसको लोग पढ़ते हैं टीचर्स, एवापोरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। गलत है, नहीं कह सकते ना भाई, आप बच्चे को नहीं कह सकते ऐसा। सो देख लिए ना केसेस क्या है। आफ्टर डेट लीव इट, हम जाते हैं अपनी नई गुफ्तगू के ऊपर, वो है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है? सिंपल सी बात है, वेपर प्रेशर सेकंड टॉपिक है। किस चीज़ का सेकंड है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड का सेकंड टॉपिक है वेपर प्रेशर। अब भाई वेपर प्रेशर का क्या काम है, क्या सीन है, क्या गुफ्तगू है इसकी, कि काम करें आप, हमने एक सिलेंडर ले लिया, उसके अंदर पानी भर दिया इतना। अब सिलेंडर के ऊपर इस वाली जगह पे आपको पता है, ये वाली जो जगह है यहाँ पे एयर प्रेजेंट होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, एक सक्शन पाइप लगा देते हैं यहाँ से, ये एयर बाहर निकाल देते हैं, यानी अंदर वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे वैक्यूम हो जाएगा, कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे कोई भी गैस प्रेजेंट नहीं है, इवैक्यूएटेड है, ठीक है। तो कोई प्रेशर मौजूद नहीं है, तो ऊपर कोई दबाव नहीं है। 1 atm पहले जो है ना, अगर आप खुले के अंदर कोई चीज़ रखो तो 1 atm का प्रेशर लग रहा होता है, लेकिन हमने तो सारा प्रेशर हटा दिया। यहाँ पर क्या है, सारा प्रेशर हटा दिया। इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, प्रेशर सिर्फ इस कंटेनर के ऊपर होगा, इस कंटेनर के ऊपर प्रेशर होगा, जो कि भाई रिएक्शन के थ्रू कैंसिल आउट हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन इस लिक्विड के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है। अब धीरे धीरे इस वाटर का एक रिएक्शन होता है। भाई वाटर क्या होता है, वाटर मालिक्यूल्स एवापोरेट करना शुरू हो जाते हैं। स्लोली ये वाटर मालिक्यूल्स भाई एस्केप आउट होना शुरू करेंगे, और बहुत जल्दी होंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर प्रेशर नहीं है, तो मालिक्यूल्स ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, एंड तो भाई क्या होगा, ये जो मालिक्यूल्स हैं बढ़ते जाएंगे, रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ता जाएगा। भाई बढ़ा हुआ था, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने वो प्रेशर हटा दिया, तो मालिक्यूल्स के ऊपर कोई दबाव नहीं है, जितनी एनर्जी है उनके पास वो उड़ना शुरू होने लगेंगे। बहुत सारा टाइम हो जाएगा, ऊपर उठना शुरू हो जाएंगे, ये ना ऊपर उठना शुरू हो जाएंगे, ये ऊपर उठना शुरू हो जाएंगे। अब लिक्विड तो कम बचा भाई, लिक्विड इतना उड़ गया, बाकी इतना बचा है, बाउंड्री है ना इतनी बची है। ये इतने सारे मालिक्यूल्स हो गए। अब एक और भी मालिक्यूल अगर ऊपर उठा ना, तो नीचे फिर से ये जो मालिक्यूल्स कलेक्ट हो जाते हैं ना आपस में। कभी आपने देखा है, ठंडी पानी की बोतल होती है, आप निकालते हैं तो ठंडी पानी की बोतल की वजह से बाहर ना गीलायत हो जाती है, यहाँ पे पानी के ड्रॉप्स आ जाते हैं। वो कैसे आते हैं भाई? आपके एनवायरनमेंट के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, उस ठंडक की वजह से क्या होते हैं, वो चिपक जाते हैं, इस पर चिपक जाते हैं, तो वो कंडेंस हो जाकर ड्रॉप्स हो जाते हैं। तो भाई यहाँ पे ऊपर इतने सारे ड्रॉप्स हो गए, अब एक और ऊपर ड्रॉप गया ना, वो कंडेंस होकर फिर पानी की तरह लिक्विड के अंदर वापस आ जाएगा, वो कंडेंस होकर वापस लिक्विड के अंदर ड्रॉप बन के आ जाएगा। ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम में मतलब भाई जितना एवापोरेशन होगा, एक मालिक्यूल के ऊपर से एक मालिक्यूल नीचे आएगा, ये इक्विलिब्रियम के अंदर हो जाएगा। 50 मालिक्यूल ऊपर जा रहे हैं, वो आपस में मिलके एक बड़ा सा ड्रॉप बना रहे हैं, इतना बड़ा, और वापस वो नीचे आके गिर रहा है। यानी ये जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम के अंदर आ गया, ठीक है। ये सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर आ गया। अब जितना रेट ऑफ एवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ एवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। अब हम क्या करेंगे, बाहर एक गेज लगा देंगे। गेज क्या करेगा, प्रेशर को क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा प्रेशर को। मैनोमीटर हो गया, कुछ भी हो गया, वॉटएवर, प्रेशर गेज लगाएंगे। यहाँ पे प्रेशर हमें यहाँ पे रीडिंग दिखाएगा, भाई इसका प्रेशर कितना है।
तो ये जो ऊपर इसके जो वेपर्स होंगे ना, वेपर्स, जो वेपर्स होंगे उस टाइम पे, वो उसका प्रेशर होगा भाई। वो जितना प्रेशर लगा रहे होंगे ना इसके ऊपर, वो रीडिंग यहाँ पे निडल इसकी डिफ्लेक्ट करके बताएगी हमको। तो ये जो प्रेशर आएगा इसको कहते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, ठीक है, जितना वेपर प्रेशर होगा वो बात होगी उसकी। इससे हमने वेपर प्रेशर को कैलकुलेट किया। आप बड़े साइज़ का कंटेनर ले लो, या आप क्या करो, आप सिंपली ज़्यादा लिक्विड ले लो, आप क्या करो ज़्यादा लिक्विड ले लो, लेकिन ये वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा उस लिक्विड का। केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा आपने, आप लिक्विड ज़्यादा डाल दो इसके अंदर, लिक्विड ज़्यादा, लिक्विड की क्वांटिटी बढ़ा दो। पहले 1 लीटर लिया था, आप 2 लीटर ले लिया आप, लेकिन फिर भी वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपने केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ा होगा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ओके, कंसंट्रेशन के ऊपर ये चीज़ पूरी टोटली डिपेंड नहीं करेगी भाई साहब। क्या करेगी? पूरी डिपेंड नहीं करेगी। ओके, आप बड़ा कंटेनर ले लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो दिस वाज दी वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर था हमारा कि कितना जो प्रेशर है ना वो ये वेपर्स एक्सर्ट कर रहे हैं जब वो इक्विलिब्रियम के अंदर है, लिक्विड फेस एंड गैसेस फेस के अंदर इक्विलिब्रियम के अंदर प्रेजेंट है। भाई इक्विलिब्रियम आ गया ना यहाँ पर। अगर जब हम शुरू के अंदर देखते ना, जब हमने इस डब्बे के अंदर एवेक्यूएट कर दिया इसको, और एवेक्यूएट कर दिया इसको, ऊपर कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे गेज लगा के देखा, जब हमने एवेक्यूएट किया है, जस्ट रिएक्ट बस पानी डाल के एवेक्यूएट किया है, निडल आपकी 0 पे होगी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या है भाई, एक भी जो गैस का पार्टिकल है वो ऊपर नहीं उठा हुआ। अब ये जो पार्टिकल है उठा हुआ नहीं है, तो भाई प्रेशर कैसे होगा? लेकिन जब सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर आएगा, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर आएगा, जो वेपर्स बनना शुरू होंगे, जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, फिर आप कैलकुलेट करोगे तो वो आपको वेपर प्रेशर पता चल जाएगा। दिस वाज ए वेपर प्रेशर, ठीक है। अब ये वेपर प्रेशर क्या होता है? इसकी वजह से तो एवापोरेशन होती है, एवापोरेशन होती है इसकी वजह से। अब आप नॉर्मल एरिया के अंदर ये पानी गिरा हुआ है, ब्लू कलर का, मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ। सो ये दिस इज गोइंग टू बी, अब जो मॉलिक्यूल्स है ना, अब भाई साहब नॉर्मल कंडीशन के अंदर ना भाई, नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या है भाई, हमने क्या किया हुआ है इसको, सिंपली यहाँ पे पानी फेंक दिया है, पानी फेंक दिया तो ऊपर इसके ऊपर 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, 1 ATM का प्रेशर लग रहा है, ठीक है। अब कुछ एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि इस 1 ATM के प्रेशर को बेयर अप करके भाई वो भागने की कोशिश करेंगे। ओके, अब वो क्या है, इस लिक्विड का वेपर प्रेशर अच्छा खासा है, इस लिक्विड का क्या है, वेपर प्रेशर अच्छा खासा है। इसके जो वेपर्स हैं भाई VIP तरीके से प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है। सो इसका जो रेट है ना एवेपोरेशन का अच्छा होगा, VIP होगा, इसके बाद ज़्यादा कुव्वत है। सो जितना ज़्यादा जो आपके वेपर प्रेशर होगा, उतने उसके जो एटम्स के मॉलिक्यूल्स हैं ना भाई, ये जो वैल्यू आएगी ना, ये जो वैल्यू, ये जितनी अच्छी खासी होगी तो मॉलिक्यूल्स उड़ने के और ज़्यादा काबिल होंगे, और ज़्यादा अच्छे उड़ने के ताकतवर होंगे। सो दिस वाज द वेपर प्रेशर। देन इट कम्स टू बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई साहब? बॉइलिंग पॉइंट ये वो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर होता है, किस प्रेशर पे होता है हमें ये बताना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट इज़ अ टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर आपके लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए, किसके? वेपर प्रेशर किसके बराबर आ जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। वो होता है आपके पास बॉइलिंग पॉइंट। जब आपके लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो नीचे से जो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी और ऊपर से नीचे की फोर्स लगेगी, वो दोनों बराबर हो जाएंगी। ये ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर है, नीचे से ऊपर की तरफ, दोनों बराबर हो जाएंगे, दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और वो जो नीचे के अंदर जो लिक्विड पड़ा हुआ है ना, लिक्विड, ये एवापोरेट करना शुरू हो जाएगा, सॉरी बॉयल होना शुरू हो जाएगा, और वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। आपने ऑलरेडी इसको अच्छी खासी एनर्जी दे दी है, हीट दे दी है, ये दोनों इक्वल हो गई भाई, ये दोनों क्या हो गई? इक्वल हो गई है अच्छी खासी। अब ये उड़ना शुरू हो जाएगा, तो ये होती है बॉयल होना, ठीक है।
हमारे पे डेफिनेशन क्या है, जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। अब वाटर का बॉइलिंग हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपने पढ़ा है। किस प्रेशर पे, किस प्रेशर है भाई, 1 atm पर, स्टैंडर्ड प्रेशर पर है इसका। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, 98 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, आपको पता है कहाँ पर, जब आप गोरख हिल्स वाले पास साइड चले जाओ, गोरख हिल पर, गोरख हिल चले जाओ, माउंट एवरेस्ट चले जाओ, यहाँ पे पानी का जो है ना भाई 100 डिग्री से सेंटीग्रेड से कम हो गया 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ सकता है अगर आप माउंट एवरेस्ट पे चले जाओ। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। आपको पता है जब आप ऊपर जाते जाते हो ना एल्टीट्यूड पर, एटमॉस्फेयर गैसेस लेस डेंस होना शुरू हो जाती है और वेपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो वेपर प्रेशर भी आपको कम चाहिए होगा, और कम वेपर प्रेशर चाहिए होगा आपको, मतलब कम वेपर प्रेशर में आपका काम हो जाएगा, तो आप कम हीट दे के उतना जनरेट कर पाओगे। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो बहुत बहुत सारा वेपर प्रेशर बन सकता है ना, लेकिन आपको तो कम चाहिए, तो अब आपको कम हीट देनी पड़ेगी। डेट्स वाई वाटर क्या काम करता है भाई, हीट का क्या काम होता है, वाटर इतनी जल्दी क्यों बॉयल हो जाएगा वहाँ पे, डेट्स वाई उसका वेपर प्रेशर वहाँ पे उसको कम चाहिए होगा, और कम हीट के अंदर ज़्यादा है वेपर, उतना ही वेपर प्रेशर आपके पास मिल जाएगा, जस्ट सिंपल। एंड आफ्टर डेट वी आर गोइंग टू प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर जल्दी खाना क्यों पकाता है, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर टॉपिक है प्रेशर कुकर का। प्रेशर कुकर के ऊपर ढक्कन हो जाता है, प्रेशर कुकर के ऊपर आता है ढक्कन, ठीक है। अब इतनी सारी हीट होती है ना, तो ढक्कन के अंदर जो आपके ये जो बर्तन है ना, बर्तन, इसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ होता है। आप टेम्परेचर दे रहे होते हो, टेम्परेचर दे रहे होते हो, ऊपर भाप बनती जाती है। जब भाप बनती जाती है तो वो ऊपर आ जाती है, ऊपर आ जाती है तो वो ढक्कन टाइट होता है, ये जमा होती जाती है। एक तो भाई साहब उसके अंदर जो गैसेस है ना, उस डब्बे के अंदर गैस है, वो अच्छा खासा प्रेशर दे रही है, 1 atm का दे रही होंगी, ठीक है भाई। और ये जो गैसेस है ना, ये अच्छा खासा प्रेशर दे रही होंगी भाई साहब, ठीक है। ऊपर से क्या मसला है, आपके पास ये जो लिक्विड है ना, वाटर, या हम गोश्त को उबालते हैं, ये ऊपर कलेक्ट हो गया, ये जो प्रेशर हो गया ना, ये 1 atm से जाके 4-5 atm पहुंच जाएगा, 3-4 atm पहुंच गया प्रेशर। जब ऊपर प्रेशर बन गया, पानी जल्दी बॉयल नहीं होगा, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल नहीं होगा, अब पानी 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होगा। इतना टेम्परेचर पहुंच गया, 160 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर पहुंच जाएगा। अब नॉर्मली आप पतीले के अंदर पानी को, गोश्त को उबालो या अंडे को बॉयल करो, टेम्परेचर 100 डिग्री तक पहुंचेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया, गैसेस कलेक्ट हो गई, 160 डिग्री तक पहुंच जाएगा टेम्परेचर पानी का इतना, और इतने ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर जल्दी गोश्त पक जाएगा। ये मैकेनिज्म था प्रेशर कुकर का। अब टेम्परेचर तो आप देते जा रहे हो ना, अब ये 160 से 165 पहुंच जाए, ये वो गैसेस के अंदर बहुत ज़्यादा कन्वर्ट होने लग जाए, तो ये फट सकता है, ये बर्स्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक सीटी लगी हुई होती है भाई, जब ये अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुंच जाता है ना, ये अच्छा खासा प्रेशर बन जाता है भाई, अब काम उतारेगा, तो ये सीटी ऊपर उठ जाती है प्रेशर से। ये प्रेशर के ऊपर रखी हुई होती है भाई, 4 atm 3.5 atm प्रेशर इसके ऊपर पड़े तो ये सीटी ऊपर उठ जाएगी और गैस बाहर निकल जाएगी, वेपर्स बाहर निकल जाएंगे, जिससे अंदर का प्रेशर कम हो जाए, फटे नहीं। वरना आपने किस्से सुने होंगे, कभी कभी किसी किसी के घर पे प्रेशर कुकर फट जाता है और बंदे की हालत डाउन हो जाती है। ओके, सो अब हमारी बुक के अंदर एक ग्लिसरीन की एग्जांपल दी हुई है भाई साहब। ग्लिसरीन की क्या एग्जांपल है, ग्लिसरीन कहती है भाई ये 290 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है और ये 290 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। तो हम इसका जो है ना, अब हम क्या करें भाई साहब, ये इस पर बॉयल हो जाता है, इस पर ही डिकम्पोज हो जाता है, तो हमें इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज़्यादा नहीं पता चल सकता ना भाई। इसको हम मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट हम नहीं मालूम कर सकते, क्यों? क्योंकि 290 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिकम्पोज हो जाता है। तो हम इसको कैसे बॉइलिंग पॉइंट मालूम करें? हम क्या करेंगे भाई, इसका जो प्रेशर है, प्रेशर क्या करेंगे, प्रेशर को कम कर देंगे। प्रेशर को कम कर देंगे तो क्या होगा, बॉइलिंग टेम्परेचर कम हो जाएगा, बॉइलिंग टेम्परेचर कम हो जाएगा। जब आप 210 डिग्री सेंटीग्रेड, जब आप प्रेशर को डिक्रीज करके, प्रेशर को 1 atm किसके बराबर होता है, 760 टोर। जब आप 760 टोर से 50 टोर तक का प्रेशर रखते हो इसको, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे पहुँचता है, 210 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे पहुँचता है।
ओके, तो ऐसे आप कैलकुलेट कर लेते हो, लेकिन ये भाई बॉयल होने से पहले ही डिकम्पोज हो जाता है ग्लिसरीन, ठीक है, डिकम्पोज हो जाता है पहले। तो 290 पे बॉयल नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि वो वही चीज़ रहती नहीं है ना ग्लिसरीन, 290 पे वो डिकम्पोज हो गया भाई। अब वो बॉयल कैसे होगा? वो ग्लिसरीन बॉयल ही नहीं होगा। तो इसके लिए हमें बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए हमने प्रेशर रिड्यूस कर दिया और न्यू टेक्निक लगाई और हमें पता चल गया, सिंपल। दिस वाज द थिंग। इसके बाद चौथी चीज़ आ जाती है हमारे पास विस्कोसिटी। विस्कोसिटी सिंपल सी चीज़ है, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस टू फ्लो, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस टू फ्लो इन लिक्विड, रेजिस्टेंस टू फ्लो इन लिक्विड्स। भाई फ्लो होने की रुकावट, इसको कहते हैं विस्कोसिटी। भाई विस्कोसिटी क्या होगी? एक लेयर दूसरी लेयर को क्या करती है? रोकती है, फ्रिक्शन पैदा करती है। क्या रोकती है? लिक्विड्स के अंदर लेयर्स होती हैं, नीचे वाली मालिक्यूल की लेयर ऊपर वाली मालिक्यूल की लेयर को बहने से रोकती है। ओके, हनी कम विस्कस है, ज़्यादा विस्कस है, विस्कोसिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि बहने की सलाहियत बहुत ज़्यादा कम है। और वाटर हनी के मुकाबले में कम विस्कस है। क्यों? क्योंकि इसके बहने की सलाहियत ज़्यादा है। पानी ज़्यादा बह सकता है, हनी गाढ़ा है बहुत ज़्यादा, उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भाई दबंग है, ख़तरनाक है, तो उसकी जो विस्कोसिटी है टाइट है। तो विस्कोसिटी क्या होती है भाई? इज़ द मेयर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड टू फ्लो। भाई रेजिस्टेंस होती है कौन सी? लिक्विड के अंदर के मालिक्यूल्स की, बाहर किसी सिस्टम की नहीं, या कि सरफेस के ऊपर है, लिक्विड के अंदर के खुद के मालिक्यूल्स की। इसलिए कहा जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड टू फ्लो, इंटरनल, डेट्स वाई वी यूज इंटरनल। ये था आपके पास विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? इसके भी 3 फैक्टर्स आ गए हमारे पास। विस्कोसिटी के भी हमारे पास क्या आ गए? 3 फैक्टर्स आ गए हैं। तो इसके तीनों फैक्टर्स को स्टडी करें। यस, लेट्स गो। पहला फैक्टर हमारे पास आ जाता है जो कि है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भाई, जितनी ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगी उतनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उतनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी। क्यों? मालिक्यूल्स एक दूसरे को ज़्यादा ताकत से अट्रैक्ट करेंगे और दूसरे को बहने नहीं देंगे। दूसरी क्या है? टेम्परेचर से विस्कोसिटी मेरे ख्याल से कम होगी, मेरे ख्याल से नहीं, हाँ वाकई टेम्परेचर दूसरा केस आ जाता है। टेम्परेचर के अंदर क्या होगा? आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें टेम्परेचर को, विस्कोसिटी डिक्रीज़ होगी, थर्ड चीज़ है मॉलिक्यूलर साइज़। भाई मॉलिक्यूलर साइज़ का इसके साथ क्या चक्कर है भाई साहब? अब भाई मॉलिक्यूलर साइज़ का क्या चक्कर है? जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल का साइज़ होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी? उसके एटम्स के बिटवीन क्या होगी भाई? फ्लो होने की रुकावट होगी, विस्कोसिटी होगी। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर साइज़ होगा, उतनी ज़्यादा जो होगी विस्कोसिटी होगी। भाई क्यों होगी? क्योंकि मालिक्यूल्स, भाई इतना बड़ा मालिक्यूल होगा, वो दूसरे मालिक्यूल को बहुत बहुत जकड़ के रख के उसको रोकने की कोशिश करेगा। भाई वो मालिक्यूल क्या होगा? मॉलिक्यूल की चेन जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, भाई मॉलिक्यूल की चेन जितनी ज़्यादा बड़ी होगी ना, एक बड़ा मालिक्यूल है, इतना बड़ा मालिक्यूल है, उसके साथ ज़्यादा आइटम्स अटैच्ड हैं, वो स्लोली मूव करेगा ना, वो स्लो मूव करेगा। एक छोटा मालिक्यूल है, वो स्पीड से मूव करेगा, उसके पास वेलोसिटी उसकी अच्छी होगी। बड़ा मालिक्यूल होगा, उसको बहने के अंदर मुश्किलात आएगी। भाई इतना बड़ा मालिक्यूल वो कैसे बहे, वो लिक्विड्स के बिटवीन से कैसे गुजरे? छोटा होगा तो इजीली भाई मूवमेंट पॉसिबल है, लेकिन बड़ा मालिक्यूल हो, ज़्यादा आइटम्स प्रेजेंट हो उसके अंदर, सो मुश्किलात हो जाती है। हनी का ये केस है भाई, हनी के अंदर बहुत बड़े बड़े मालिक्यूल्स होते हैं, सो उसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी अच्छी होती है। उसकी वजह से अच्छी नहीं होती, उसके अंदर ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, और दूसरी तो उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। डेट्स वाई हनी बहुत ज़्यादा विस्कोस है, हद से ज़्यादा। उसके बाद यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, इसको आप पढ़ोगे किसके अंदर? विस्कोसिटी का भाई यूनिट आप किसके अंदर पढ़ोगे? फिजिक्स के अंदर चले जाओ।
इसको पढ़ने के लिए चले जाओ यूनिट को फिज़िक्स के अंदर। इसके यूनिट होता है सेंटीपाइस पाइस, और तीसरा एसआई यूनिट क्या होता है इसका, एसआई यूनिट इसका आ जाता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब आ जाता है सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन, अब ये क्या भला है भाई? टेंशन हर किसी को आजकल ज़माने में हो रखा है, वो वाला टेंशन नहीं। टेंशन खिंचाव, स्ट्रेचनेस, भाई कितना खिंचाव है, दबाव के अंदर है कोई स्ट्रिंग, जैसे टेंशन नया स्ट्रिंग था। फॉर सपोज कोई भी लिक्विड है, वो कितना उसकी सरफेस टेंशन में, इट मीन्स कि एक लिक्विड है, पानी ले लेते हैं लिक्विड, इसका ही सरफेस है। ठीक है, लिक्विड का ये सरफेस रहा, तो नीचे भरा हुआ है भाई, ऊपर ये भरा हुआ है, सारा भरा हुआ है। इसकी जो सरफेस है ना, ये वाली सरफेस, ये खिंचाव में रहती है, स्ट्रेच होती है। आप किसी रबड़ को स्ट्रेच करो तो रबड़ क्या करेगा, रबड़ को आपने खींच लिया, ये इतना सा रबड़ है आपके पास ना भाई, ये देखो ये इतना सा रबड़ है, ये रबड़ है, आपने क्या किया हुआ है भाई, इसको स्ट्रेच कर दिया, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक खींच लिया। अब रबड़ क्या करेगा, रबड़ अपने आप को कम करने की कोशिश लगा, अपने आप को सुकेड़ने की कोशिश करेगा। मैं क्या कहूँगा, ये रबड़ क्या है, टेंशन के अंदर है, स्ट्रेच है। स्ट्रेच है, क्या करेगा, ये अपने आप को सुकेड़ने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से लिक्विड हुए, वो अपने सरफेस पर क्या, सरफेस को कम करने की कोशिश करता है। इसका ये जो सरफेस है खिंचा हुआ है। ठीक है, तो सरफेस को क्या करने चाहता है, ये रिड्यूस करना चाहता है, अपनी स्ट्रेचनेस को कम करना चाहता है, तो उसकी वजह से कोई फोर्स लगाता है, ये फोर्स लगाता है। तो दिस इज द सरफेस टेंशन। ठीक है, ये क्या है, फोर्स है भाई, फोर्स है। सरफेस टेंशन क्या है, फोर्स है। अब भाई ये क्या है, क्या चक्कर नहीं है इसका भाई, ये हमारे पास क्या होता है कि मालिक्यूल है भाई, सरफेस क्यों, बीच वाला पीछे वाला मालिक्यूल क्यों खिंचाव के अंदर नहीं है, सरफेस क्यों है खिंचाव के अंदर? भाई बीच के अंदर कोई मालिक्यूल प्रेजेंट है ना, यहाँ पर लिक्विड का, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ये मालिक्यूल है H2O का। अब ये H2O का मालिक्यूल है, अब चारों तरफ H2O घेरा हुआ है, यहाँ पर एक H2O का मालिक्यूल होगा, इस जगह पर H2O का मालिक्यूल है, इस जगह पे H2O का मालिक्यूल है, इस जगह पे H2O का मालिक्यूल है, इस जगह पे H2O का मालिक्यूल है भाई, इस जगह पे H2O का मालिक्यूल है, इस जगह पे H2O का मालिक्यूल है, हर जगह पे H2O के मालिक्यूल है भाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला H2O अगर इसको अपनी तरफ खींचेगा भाई, अट्रैक्शन होती है ना, फोर्स लग रही होती है ना, ये वाला इसको खींचेगा, ये वाला इसको खींचेगा, ये वाला इसको खींचेगा, ये वाला इसको नीचे, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये दोनों इसको कैंसिल करेंगे, ये वाले इसको कैंसिल करेंगे, तो इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, नेट फोर्स। अगर यही केस हम सरफेस के ऊपर ले लें, एक मालिक्यूल है जो कि सरफेस के ऊपर ऐसे पड़ा हुआ है H2O का, तो उसके नीचे मालिक्यूल्स हैं सारे के सारे, राइट पे मालिक्यूल्स हैं, तो ये राइट वाला अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला अपनी तरफ खींचेगा, ये दोनों का कैंसिल हो जाएगा इफेक्ट। लेकिन ये जो नीचे वाले मालिक्यूल्स हैं, ये नीचे की तरफ खींच रहे हैं, ऊपर वाले मालिक्यूल्स कहाँ जाएंगे भाई, ऊपर तो कोई है नहीं जो कि इसको खींचे, तो इसके ऊपर एक नीचे की तरफ फोर्स लग रही होती है। ठीक है, ये क्या हो रही होती है, नीचे की तरफ फोर्स लग रही होती है। अब अपने सरफेस को कम करने के लिए क्या करेगा, ये मालिक्यूल नीचे जाएगा, ये मालिक्यूल नीचे जाएगा, जैसे मालिक्यूल एक नीचे जाएगा, ऊपर जगह खाली होगी, उसकी जगह पे कोई और मालिक्यूल आ जाएगा, फिर उसके ऊपर फोर्स लगी, वो नीचे आएगा, वो ऊपर चला जाएगा, ऐसे ही लाखों के लाखों मालिक्यूल नीचे जाते जाएंगे, ऊपर आते जाएंगे। तो सरफेस की जो किसी लिक्विड की जो सरफेस होती है ना, वो स्ट्रेच रहती है, हमेशा हमेशा स्ट्रेच रहती है। और इसके जलवे आपको पता है, इसके जलवों की वजह से आपको क्या होता है भाई, आपने एक जानवर देखा होगा, वो क्या करता है, पानी के ऊपर चलता रहता है। ठीक है, उस जानवर का मैं नाम भूल गया,
टिड्डा होता है, पता है क्या है, वो पानी के ऊपर चलता है। सुई है, हम सुई को पानी के ऊपर रख लेते हैं, हालांकि डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, डेंसिटी पानी से ज़्यादा है इसकी, ठीक है, डेंसिटी ज़्यादा है तो इसको जो है डूब जाना चाहिए जो है ना निडल को, लेकिन ये निडल इसके ऊपर तैरती है। क्यों? क्योंकि सरफेस की वजह से, वो सरफेस स्ट्रेच्ड होती है, मालिक्यूल्स कंटिन्यूसली नीचे जा रहे होते हैं, नीचे जा रहे होते हैं, नीचे ऊपर जा रहे होते हैं, तो उसकी वजह से ये चीज़ ऊपर ही रहती है, डूबती नहीं है, ठीक है। ये मालिक्यूल जहाँ पे चिपके हुए होते हैं ना, ये अपने आप को खींचने जो है ना, इसको खींचने की कोशिश में होते हैं भाई। भाई ये स्ट्रेच जो सरफेस है वो कम हो सके, जितनी कम हो सके उसको करेंगे, ओके भाई साहब। लेकिन भाई यहाँ पे कंटेनर के इस पे साइड पे भी जो अटकी हुई होती है, वहाँ पे फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, ये एक दूसरे को खींच रही होती हैं, वट एवर, दिस वॉज द थिंग। तो हम कहते हैं सरफेस टेंशन क्या है? तनाव। ये जो फोर्स, ये जो हमारे जो लिक्विड का अपर वाला जो सरफेस है वो तनाव के अंदर है, ठीक है भाई साहब। भाई जितनी ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी, दूसरी बात उतना ज़्यादा क्या होगा, आपके पास सरफेस टेंशन होगा। जितनी लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी, उसकी वजह से सरफेस टेंशन भी कम होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या बोला है भाई? कैपिलरी एक्शन है एक जादू, ठीक है। ये जादू होता है वाटर की प्रॉपर्टी से, एडिशन और कोहेजन, ठीक है। कोहेजन भाई अट्रैक्शन है, दिस इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन किसके, वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। एडिशन है अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड डिफरेंट मॉलिक्यूल, बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। भाई डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बिटवीन अट्रैक्शन होती है। सो वाटर की दोनों फोर्सेस वीआईपी, वाटर एक बेहतरीन एडिशन फोर्स, वाटर जो है एक बेहतरीन ज़्यादा एडिशन फोर्स देने वाला है, दूसरी बात कोहेजन फोर्सेस दबंग है इसकी, ओके। तो इससे होता क्या, कैपिलरी एक्शन होता है। ये होता है प्लांट्स के अंदर भाई, पतली ट्यूब, नैरो ट्यूब के अंदर ना पानी ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है भाई। पानी ना पतली सी ट्यूब के अंदर, जो पौधों वगैरह के अंदर है, वो ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है भाई। वो ऐसे नहीं होता, थोड़ा सा काम होता है भाई कि भाई अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर जाना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर, जैसे स्ट्रोमेटा होता है ना भाई, स्ट्रोमेटा वगैरह होते हैं, लीव्स होते हैं, वहाँ पर जो हमारी जो गैसेस होती हैं वहाँ पर ट्रांसपैरेशन हो रहा होता है, तो ट्रांसपैरेशन वगैरह की वजह से जो ट्रांसपैरेशनल पुल बन रहा होता है, पुल, तो थोड़े से पुल में अच्छा खासा पानी आ जाता है, ओके। ये कैपिलरी एक्शन की वजह से होता है। द फ्लो ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड एज कैपिलरी एक्शन, सिंपल, छोटा सा है भाई। कैसे होता है? यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पे लिक्विड वाटर के मालिक्यूल्स है ना, इस दीवार के साथ चिपके हुए होंगे, बहुत ज़्यादा फोर्स होगी अच्छी खासी, ठीक है। एडिशन तो बहुत होगी, एडिशन ज़्यादा होगी कोहेजन के साथ, ठीक है। लेकिन वाटर के मालिक्यूल्स वाटर को भी अट्रैक्ट करेंगे, ये वाला वाटर का मालिक्यूल उसको ऊपर की तरफ खींचता जाएगा, और ये दीवार के साथ भी, ये जो एडिशन ज़्यादा होगी, ठीक है, एडिशन ऊपर होगी, वो नीचे वाले मालिक्यूल्स को ऊपर खींचती चली जाएगी, ठीक है। तो ये पानी ऊपर फ्लो करता करता ऊपर चला जाएगा। दिस वाज क्या, कैपिलरी एक्शन। इसके बाद ये चीज़ हो गई डन, ओके। इसके बाद आ जाता है एनर्जेटिक फेज चेंज। ये क्या बोला है अब? एनर्जेटिक फेज चेंज भाई, एनर्जेटिक फेज चेंज क्या है? फेज यानी हालत चेंज करना, फेज यानी स्टेट चेंज करना, कि भाई कोई चीज़ है,
चीज़ सॉलिड से लिक्विड में जाती है, लिक्विड से गैस के अंदर जाती है, तो कुछ ना कुछ होता है। हम अगर बुक को पढ़ें, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर कंबाइंड बाय एब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ हीट, ओके वॉट एवर। भाई साहब, सॉलिड से कोई चीज़ लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रही है, कैसे हो रही है? लिक्विड से गैस के अंदर कन्वर्ट हो रही है, वो कैसे हो रही है? हीट की वजह से, एनर्जी की वजह से। सॉलिड से लिक्विड कैसे हो रही है? वो हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, लिक्विड से एब्जॉर्ब कर रही है भाई, तभी वो गैस के अंदर हो रही है कन्वर्ट। ठीक है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट की हालत में जाने तक, जैसे आइस है, आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड भी होता है, सॉलिड भी होता है। ये वो एक पॉइंट है जहाँ पे दो स्टेट एक जगह पे एग्जिस्ट होती हैं। तो सॉलिड आइस को कन्वर्ट होने में कितनी एनर्जी, हीट देनी पड़ेगी डेल्टा एच, कि वो लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। उस हीट को कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, ओके। अगर हम 1 किलोग्राम लिक्विड जो है आइस लें, उसको कन्वर्ट करवाएं, तो वो कहेगी भाई हीट ऑफ फ्यूजन। अगर हम 1 मोल आइस लें, 1 मोल वाटर लें, ठीक है, 1 मोल वाटर लें, तो उसको कन्वर्ट करवाने के लिए जितनी हीट दी जाएगी उसको कहेंगे मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, भाई 1 मोल के लिए। यही काम यहाँ पर होता है, लिक्विड से गैस में जाने तक एनर्जी एब्जॉर्व की जाती है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर दो स्टेट्स इसी तरीके से फिर से कोएग्जिस्ट करती हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड एंड गैस। तो लिक्विड, अगर हमारे पास पानी है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर है, उसके बाद हमें उस पानी के बर्तन को कितनी हीट देनी पड़ेगी, कितनी डेल्टा एच देनी पड़ेगी कि वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो जाए गैस के अंदर। तो वो बराबर होगी एक्स अमाउंट के, एंड वो जो एक्स अमाउंट होगी हीट, उसको कहेंगे हीट ऑफ वेपराइजेशन। डेल्टा एच इज इक्वल टू वेपराइजेशन, भाई वेपराइजेशन वाली हीट। अगर 1 मोल पानी है तो हम कहेंगे मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर किलोग्राम है तो मोलर हीट। अगर हम मास ले रहे हैं किलोग्राम, तो वो क्या कहेगा? अगर मास है तो मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, सॉरी हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, ये बात इतनी थी। अब इसके बाद मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ना, वो डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कैम्फूर, जिसको सिंधी ज़बान के अंदर लोग काफूर भी कहते हैं, और हिंदू लोगों को पता होगा ये काफूर। सफ़ेद सफ़ेद रंग के छोटे से बने हुए होते हैं गोले, ठीक है, बॉल्स बनी हुई होती हैं, जो कि आप आरती के अंदर लगाते हैं। आपने कभी भी हिंदुओं की आरती देखी हो तो यहाँ पे जोत जल रही होती है एक, एंड यहाँ पे साइड में एक अलग से आग जल रही होती है। तो इसके अंदर सफ़ेद सफ़ेद रंग का चूरा डाला जाता है, जिसको काफूर डाला जाता है, और पीले पीले रंग का चंदन डाला जाता है, चंदन काफूर, काफूर चूरो। ठीक है, सो काफूर ये होता है। अगर काफूर को आप जलाएं तो वो सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है भाई, लिक्विड स्टेट आती नहीं है। तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने को भाई कितनी एनर्जी चाहिए भाई? ये क्या होता है, इस प्रोसेस का नाम आपको पता है क्या होता है? इसको कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन भाई, अमाउंट ऑफ हीट कितनी एब्जॉर्ब हो भाई, ये 1 मोल काफूर को या 1 मोल किसी भी सॉलिड को जो कि सबलाइम है, उसको कितनी हीट दी जाए कि वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए बगैर लिक्विड स्टेट में आए हुए। ओके, उसको हम क्या कहेंगे भाई? मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। ड्राई आइस देखी है आपने? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड ड्राई आइस देखी है आपने भाई? ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसको आपने शेक पिया हो, जूस पिया हो कराची वगैरह हैदराबाद के अंदर, सोडा वगैरह के अंदर डालते हैं तो उससे धुआं निकल रहा होता है, यानी पानी से धुआं, आपको लगेगा आइस से धुआं, भाई वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है सॉलिड फॉर्म के अंदर, जो कि कन्वर्ट हो ही जा रही होती है अपने गैस के अंदर। दिस वाज द मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। ओके, वो ड्राई आइस होती है सबलाइम। ओके, डेट इज कॉल्ड सबलाइम। अब आ जाता है अगला टॉपिक, डेट वाज लिक्विड क्रिस्टल्स। अब लिक्विड क्रिस्टल्स क्या भला है भाई? क्रिस्टलाइन फॉर्म आपको पता है क्रिस्टल क्या होते हैं? क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल्स, क्रिस्टल कहते हैं भाई वो चीज़ जिसका कोई ना कोई रेगुलर पैटर्न हो।
भाई सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं ना, उनकी रेगुलर पैटर्न होता है। डायमंड हो गया एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्या है, इनका रेगुलर पैटर्न है। इनके जो अगर हम मालिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो एटम्स एक पैटर्न के अंदर जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, इनका कोई ना कोई एक पैटर्न नज़र आ रहा होता है, ऐसे 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 ऐसे। अब ये होता है क्रिस्टलाइन रेगुलर पैटर्न, उसके मॉलिक्यूल्स ना ऐसे 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 पकड़े हुए नहीं होते, ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है, वो सीक्वेंस के अंदर होते हैं, या एक उनका कॉमन पैटर्न शो हो रहा होता है। अगर ऐसे है तो इनका जो पैटर्न है वो ऐसे ही रहेगा, देख रहे हैं, ये एक कॉमन पैटर्न शो हो रहा है। ये क्या है, ये कॉमन पैटर्न शो हो रहा है हर पॉइंट पे। ये मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट, दिस इज एन क्रिस्टल। अब इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ सिंपली, अब ये भी बन रहा है, लेकिन इसके अंदर कोई पैटर्न नहीं नज़र आ रहा ना भाई, कोई रेगुलरिटी शो नहीं हो रही। सो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं है, ये एमॉर्फियस फॉर्म है। तो लिक्विड क्रिस्टल भाई, ये बात है 1888 की। 1888 के अंदर हम स्टडी कर रहे थे, तो हमें कुछ हमें लिक्विड जैसी मिले, उन वो क्रिस्टल्स थे, उनकी जो फॉर्म थी क्रिस्टल फॉर्म थी, पता है आपको। कोई हमारे पास देखें सब्सटेंसेस थी भाई 1888 के अंदर। फ्रेडरिच रेंडजर नाम का बंदा था, ओके, दिस वाज फ्रेडरिच रेंटेजर रेंडजर 1888 के अंदर ये बंदा था। अब बात क्या हुई भाई, इसने क्या किया कि स्टडी किया कंपाउंड्स को, तो इसको एक ऐसा सॉलिड मिला कि वो किसी अलग तरीके से मेल्ट हो रहा था। देखें आइस जो होती है ना, एक तरीके कार से मेल्ट होती है, कोई भी सॉलिड है वो अलग, अपने स्टील है वो अलग अपने एक तरीके कार से मेल्ट होता है, ठीक है, उनकी मेल्ट होने का तरीका एक होता है। लेकिन उसको एक कंपाउंड मिले, वो था कोलेस्टेरल बेंजोएट, लेट मी राइट, कोलेस्टेराइल बेंजोएट, कोलेस्टेराइल बेंजोएट, ठीक है। ये क्या था, ये कंपाउंड था कि इसने इसको एक दफ़ा मेल्ट करवाया, सॉलिड की फॉर्म में था, मेल्ट करवाया, तो उसने उसको देखा माइक्रोस्कोपिक व्यू से, वॉट एवर जैसे भी, आई डोंट नो, कि इसको मेल्ट करवाया कि इसका एक फॉर्म बना भाई। इसका जो लिक्विड था ना, पार्टिकल्स मोशन के अंदर थे थोड़े बहुत, लेकिन किसी पैटर्न के अंदर रखे हुए थे, इसके माइक्रोस्कोपिक व्यू के अंदर था ना, इसका जो लिक्विड है उसके अंदर कोई पैटर्न था भाई। 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉलिड था, ठीक है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हुआ वो सॉलिड, लेकिन उसकी जो फॉर्म आई क्रिस्टल लिक्विड फॉर्म आई, कि भाई उसका जो लिक्विड है ना वो मेल्ट तो है, लेकिन उसको माइक्रोस्कोप व्यू के अंदर कोई पैटर्न है। उसने टेम्परेचर बढ़ाया 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक दफ़ा और वो चीज़ मेल्ट हुई, जिसको हम कहते हैं डबल मेल्टिंग। तो उसके अंदर देखा अब ये प्रॉपरली लिक्विड हुआ, अब इसके अंदर कोई पैटर्न वगैरह नहीं है। ये चीज़ पहले कभी भी किसी और मालिक्यूल के अंदर नहीं हमें शो हुई थी, इसके अंदर शो हुई। हमने कहा भाई लिक्विड क्रिस्टल्स भी होते हैं, हमें एक नई चीज़ मिली। इसके 2 मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, 2 मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं भाई, 2 मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। एक होता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जहाँ पे इसकी मूवमेंट अलग होती है, बट क्रिस्टलाइन मूवमेंट होती है भाई, रेगुलर पैटर्न के अंदर मूवमेंट होती है। फिर आ गई लिक्विड, जिसके अंदर इरेगुलर पैटर्न के अंदर भाई धक्का मुक्की वाला गरीबों वाला काम शुरू हो जाता है। समझ आई भाई, ये जेल के कैदी हैं सॉलिड, ये जेल के कैदी हैं भाई, ये वाइब्रेट कर सकते हैं। ये भाई अच्छे ख़ानदान के लोग हैं, हाई टॉप क्लास की फैमिली वाले जो है ना लोग हैं, टॉप क्लास की हाई प्रोफाइल वाली फैमिली के लोग हैं भाई। उनके डिसिप्लिन होता है, चलते हैं उठते हैं, तो एक पैटर्न होता है, रेगुलरिटी होती है। और ये आ गए हम जैसे सादड़े बेराड़ी वाले लोग, जो कि खाना देखते नहीं है, टपक पड़ते हैं भाई, जिसको धक्का मुक्की मारा, समझे भाई, ये आ गए। और चौथे तो गैस भाई, गैस की तो बात ही नहीं है ना, गैस की तो बात ही अलग है, वो इंसान थोड़ी है, वो तो जानवर है भाई, वो तो जानवर है, समझ रहे हो ना वट एम आई ट्राइंग टू से, वट एवर। देन उसके बाद आ जाता है लिक्विड क्रिस्टल, इसके बहुत सारे यूज़ हैं, हमने इसको स्टडी किया।
एंड हमें ऑर्गेनिक भी मिले, इनऑर्गेनिक भी मिले, ये अच्छे खासे भाई। और इसके बाद लिक्विड क्रिस्टल भाई नेचुरली भी पाए जाते हैं और हम इसको सिंथेसाइज भी करवा सकते हैं, ठीक है, सिंथेसिस भी करवाते हैं। अब एक टर्म आती है एनिसोट्रॉपी। एनिसोट्रॉपी, अब भाई इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है भाई एनिसोट्रॉपी। ये क्या है भाई, लिक्विड क्रिस्टल की भाई प्रॉपर्टी होती है, इसके बाद ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ भाई लिक्विड क्रिस्टल के पास होती है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये लाइट के साथ कुछ जादू करता है, खेल खेलता है, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज सॉलिड्स के अंदर होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर होती है। तो लिक्विड भी हमें समझ जिसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, ये कलर शो करती हैं, वॉट एवर। अब एनिसोट्रॉपी एक प्रॉपर्टी है, एनाइसोट्रॉपी, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं एनाइसोट्रॉपिक, तो इसको हम चैप्टर 6 के अंदर पढ़ेंगे सॉलिड्स के अंदर, वहाँ पे इसको डिटेल के अंदर पढ़ा जाएगा चैप्टर 6 सॉलिड्स के अंदर। वहाँ पे एनाइसोट्रॉपी की हम डिस्कस करेंगे, बट अभी आपका काम नहीं है, इसको छोड़ दो, ओके। देन यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, भाई लिक्विड क्रिस्टल के काम क्या है। तो लिक्विड क्रिस्टल के बहुत सारे काम है भाई। लिक्विड क्रिस्टल आपके पास LCDs जिसको कहते हैं, LCDs जो घर के अंदर होती हैं, उसका जो डिस्प्ले होता है ना, टीवी, वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, उसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल यूज़ किए जाते हैं भाई। लिक्विड क्रिस्टल थर्मोमीटर्स जो होते हैं, सेंसर्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर यूज़ किए जाते हैं, टेम्परेचर सेंसर्स वगैरह, और बहुत सारी फील्ड्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स भाई, जो कैलकुलेट वगैरह के जो होते हैं ना भाई, उसको भी जैसे जो LCDs वगैरह लिक्विड क्रिस्टल्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं LCDs वगैरह बनाने के लिए। कोई भी कैलकुलेटर वगैरह हो गया, सर्किट बोर्ड्स हो गए, इंजीनियरिंग की फील्ड्स के अंदर हो गए, ओके। और दूसरी बात, तो लिक्विड क्रिस्टल इस्तेमाल किए जाते हैं हमें हमारे मेडिकल साइंस के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर कहीं पे भी ट्यूमर हो गया है, वेंस या आर्टरीज में कोई भी ब्लॉकेज आ गया है, तो हम लिक्विड क्रिस्टल्स इंजेक्ट करते हैं, और कोई मशीन्स वगैरह होती हैं उसके थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं उनको, उस वहाँ पे भी मेडिकल साइंस में यूज़ आ जाता है। एंड बहुत सारे अलग अलग तरीके क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हैं, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। एंड सम ऑफ लिक्विड क्रिस्टल यूज इन हाइड्रोलिक मशीन्स, भाई कुछ हाइड्रोलिक मशीन में डाले जाते हैं जिनकी जो ड्यू टू देयर हाई विस्कोसिटी, कुछ लिक्विड क्रिस्टल होते हैं उनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली यार 2 दफ़ा चीज़ मेल्ट हो रही है, नॉर्मल लिक्विड से तो जो होगी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो मतलब फ्रिक्शन अच्छी होगी भाई, फ्रिक्शन क्या होगी, बहुत होगी, और मशीन अच्छे तरीके से काम करेगी, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, खुदा हाफिज़।